नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चुप क्यों है। चुप इसलिए क्योंकि ये उनकी खास अदा कह सकते हैं या उनका अंदाज कह सकते हैं या उनकी रणनीति कह सकते हैं। जब भी कोई बड़ा संकट होता है देश पे, पार्टी पे या देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी चुप्पी लगा देते हैं। वैसे तो मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन चाहे कोविड हो या फिर उसके बाद और बड़े-बड़े सवाल या आप कह सकते हैं कि मणिपुर, प्रधानमंत्री जी चुप। ऐसे में अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी एक बार फिर लोगों को परेशान कर रही है। इसलिए क्योंकि ट्रंप पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीजफायर के बाद लगातार लगातार भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हाल का वाकया यह है, अमेरिका से खबर यह आई कि दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट लगभग हो गया था। सिर्फ प्रधानमंत्री को ट्रंप को फोन करने की जरूरत थी। हालांकि अगले दिन स्पष्टीकरण आया कि ऐसा कुछ नहीं था। ट्रंप और प्रधानमंत्री जी के बीच में साल में 8 बार टेलीफोन पर बातचीत हुई। लेकिन प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब पूरा देश ये सोच रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को जवाब देंगे, तगड़ा जवाब देंगे, वो चुप क्यों है? क्या ये चुप्पी रणनीतिक है या फिर उनकी स्वभावगत कमजोरी? जानेंगे श्रवण जी से। सर, देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि ये चुप्पी रणनीतिक है, मान के चल रहा हूं। और मोदी जी अक्सर चुप रहते हैं, मतलब अपनी बारी का इंतजार करते हैं और मौका आने पे हमला करते हैं। और वो दूर की कौड़ी खेलते हैं आमतौर से, या उनको कभी देखा नहीं कि वो झुकते हैं कहीं भी किसी के सामने, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो हम ये मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संकट है और मोदी जी देश को ये नहीं बताना चाहते कि वो झुक गए हैं अमेरिका के सामने या ट्रंप के सामने। ये हो सकता है रणनीतिक अ, चुप्पी हो, स्ट्रेटेजिक साइलेंस जिसको आप कहते हैं। हम अपनी बात अलग तरीके से शुरू करना चाहते हैं। वो ये करना चाहते हैं कि आज से 1000 साल पहले सोमनाथ पर गजनी ऑफ महमूद ने हमला किया और उसको नष्ट किया। हालांकि उसके बाद भी कई बार हमले हुए हैं सोमनाथ। प्रधानमंत्री सोमनाथ में हैं और रात बिताएंगे, और वो जो सोमनाथ का पूरा प्रधानमंत्री की यात्रा 1000 साल, वो उस क्षण को याद करेंगे जब देश के स्वाभिमान पर प्रहार हुआ था, हिंदुत्व के स्वाभिमान पर प्रहार हुआ था, राष्ट्र के स्वाभिमान पर प्रहार हुआ था। ट्रंप उस घटना के 1000 साल बाद इस जनवरी में लगातार देश के स्वाभिमान पर हमला कर रहे हैं। इस जनवरी में, और प्रधानमंत्री चुप है। मतलब प्रधानमंत्री सोमनाथ की घटना या विभाजन की त्रासदी को तो समारोह पूर्वक याद करते हैं और देश को बताते हैं, और निश्चित रूप से वो एक मुस्लिम आक्रांता द्वारा एक हिंदू मंदिर पर
हमले की घटना को राष्ट्रवाद से जोड़कर पेश करना चाहिए। जी। चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो हम बात करते कि जो यूएस हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम ने जो अपनी एनुअल ग्लोबल स्टडी रिपोर्ट जारी की है, उसमें भारत को उन 4 देशों, टॉप के 4 देशों, जिसमें चैड है, सूडान है, बर्मा है, उनके साथ क्लब किया है कि यहाँ धर्म, राजनीति, भूगोल और एथनिसिटी के नाम पर मास वायलेंस हो सकता है 2026 में। हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि विषय नहीं है। हालांकि सोमनाथ का जो उद्घोष है, उसके पीछे क्या इरादा है पता नहीं। हम ये कह रहे हैं कि पीएम की चुप्पी ठीक मानी जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्ट्रेटेजिक भी हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस संबंध में देश से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हम ये, मतलब, आप ट्रंप को मत जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री विपक्ष से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप अतीत में देखें, 1971 की घटना को देखें और कोई देखें, तब इंदिरा जी विपक्ष से बात करती थी, देश से बात करती। 28 जनवरी से पार्लियामेंट का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री उसमें भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? कोविड के समय वो आए दिन राष्ट्र को संबोधित करते थे और संकट के बारे में बताते थे। तो क्या ये कोई संकट नहीं है जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं मैं कह रहा हूं। उसमें एक ये भी है जो सोशल मीडिया पर हो रहा है, जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उस तरह के राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चला रहे हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि भड़काया जा रहा है कि कोई ऑपरेशन 37 है जिसमें सरकार को गिराने की योजना है, स्थिर करने की योजना है। और ऑपरेशन 37 ये है कि 37 एमपीज बीजेपी के अगर डिफेक्ट कर जाएं या समर्थन दे दें, सरकार गिर जाएगी। और इसका एक उदाहरण ये जो दिया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में के चुनाव में बीजेपी के नेता को बीजेपी के नेता ने ही हराया, ये उदाहरण दिया जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या कैबिनेट को बता रहे हैं प्रधानमंत्री, विश्वास में ले रहे हैं, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में कोई बात कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं? और हो सकता है रूस को कॉन्फिडेंस में ले रहे हों या इजराइल को ले रहे हों। देश को जो जानकारी मिल रही है वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के जरिए मिल रही है। मतलब रणधीर जायसवाल इस समय प्रधानमंत्री की भूमिका में तो नहीं है, पर हम प्रधानमंत्री की या सरकार को रणधीर जायसवाल के चेहरे और मोहरे और मुंह से सुन रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति हो सकती है देश की? हाँ, ये कहना है कि कई तरह की बातें हैं। उसमें ये भी है कि ट्रंप से चर्चा करने में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। जैसे कहा गया, आपने भी भूमिका में कहा, वो जो अमेरिका के जो ट्रेड सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं, ल्यूटनिक, हॉवर्ड ल्यूटनिक, उन्होंने कहा कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो मिस ये कर दिया जुलाई में,
पिछले साल जब आपको 3 सप्ताह का लेटर दिया था तो आपने फोन नहीं किया प्रधानमंत्री, तो इसलिए समझौता नहीं हो। तो उसकी सफाई ये कि रणधीर जायसवाल बता रहे हैं हम प्रधानमंत्री ने तो 8 बार बात की। अब ये 8 बार का तो कोई मतलब ही नहीं है। फरवरी में तो प्रधानमंत्री स्वयं थे वहां अमेरिका में, बैठे हुए थे ट्रंप के सामने। 8 बार का कोई मतलब नहीं। तो हमारा ये कहना है कि ट्रंप से बात करने में आपको संकोच हो रहा हो, ट्रंप से मुलाकात में आप संकोच कर रहे हैं, आपको देश से क्या परेशानी है, विपक्ष से क्या परेशानी है, अपनी पार्टी पार्लियामेंट्री दल से क्या परेशानी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड से क्या परेशानी है? तो क्या हमारा सवाल ये है कि क्या आपका देश पर भरोसा नहीं है, पहली चीज। और यह इतना भरोसा है कि आप जो कहेंगे वो देश उस समय खड़ा हो जाएगा आपके लिए। तो क्या आपका ये भरोसा गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि आप इंदिरा गांधी तो है नहीं कि 1971 में जैसे ये अटल जी नहीं है कि देश खड़ा हो जाए। या फिर ये है कि ये जो चल रहा है इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को लेकर, वेनेजुएला हो गया, ईरान में देख रहे हैं आपकी कितना वायलेंस है, पूरा का पूरा इंस्टेबिलिटी खड़ी कर दी है वहां ट्रंप ने, ऐसा कह रहे हैं खामेनी। और चर्चाएं खामेनी देश छोड़कर जा सकते हैं और ट्रंप धमकी दे रहे हैं और पूरा रिजीम चेंज हो रहा है ईरान में। पहलवी जो है वो लौटने को बैठे हुए हैं। वेनेजुएला का मैंने कहा, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप धमका रहे हैं यूरोप को। तो हम क्या निश्चिंत हो सकते हैं क्या कि भारत को लेकर जितना वो जिस तरह से एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं, तो हम अपने टॉलरेंस को कब तक मोदी जी मतलब खींचेंगे या चुप रहेंगे? मोदी ट्रंप के सामने चुप रहे, देश तो देख रहा है ना क्या हो रहा है। ये जो सोशल मीडिया है या आशुतोष जी का सत्य हिंदी है, वो तो मिनट मिनट में बता रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। या मोदी जी मानते हैं ये कोई बड़ा संकट नहीं है, वो जैसे वो कांग्रेस को निपटाते हैं वैसे ही वो या तृणमूल को निपटा रहे हैं वैसे ही वो ट्रंप को निपटा देंगे, या वो ऐसा मानते हैं। वेनेजुएला की कार्रवाई को लेकर कैरेकस में नागरिक सड़कों पर हैं। कोलंबिया और मेक्सिको चुनौती दे रहे हैं ट्रंप को। ग्रीनलैंड को लेकर जैसा मैंने कहा डेनमार्क चुनौती दे रहा है। रूस, चीन, ब्राजील में तमाम तरह की हलचलें हैं, विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, सोमनाथ चल रहा है। तो क्या मतलब हम इसको क्या माने कि ये क्या चल रहा है? जैसे मैंने कहा कि जो अफवाहें हैं कि ट्रंप, जैसा कि अमेरिका को हम जानते हैं और वो सक्षम भी हैं रिजीम चेंज करने में, पर वो तमाम अफवाहें प्रायोजित भी हो सकती हैं, डराने के लिए भी हो सकती हैं, और ये राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ही कर रहे हों देश को संगठित करने के लिए। आपने सुना क्या आशुतोष जी कि अजीत डोवाल ने कुछ कहा हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? पीएम तो नहीं बोल रहे। आपने सुना क्या जयशंकर ने कुछ कहा है ये पूरे क्राइसिस? ना सर। आपने सुना क्या पीयूष गोयल ने कुछ कहा है? नहीं सुना। तो
हम रणधीर जायसवाल को सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं उनको ये कहते हुए कि हाँ, हमें पता है कि एक ऐसा बिल आने वाला है या आ रहा है जिससे हमको 500% टैरिफ उन देशों के खिलाफ लगेगी जो वहां से रूस से तेल और यूरेनियम वगैरह लेते हैं और उतने ही रिलेटिव टू द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विस। ये कह रहे हमको पता है। तो हमारी जो बातचीत है आशुतोष जी, वो ये कि हम ये जो कर रहे हैं कि जैसे बंगाल की घटना है, ईडी वहां जाती है, पुराना कोई मामला है कोयले का, काफी पुराना है, उसके दस्तावेज लेने पहुंच जाती है, वायलेंस होता है। क्या हम इसको डिस्ट्रैक्शन माने कि ये ट्रंप वाले मामले से इसको डिस्ट्रैक्ट करना है, देश को उसका ध्यान हटाना है कि ट्रंप की बात मत करो, ममता की करो, ईडी की करो, या ये जो बाबा सोमनाथ हो रहा है उसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में बदला जा रहा है। 1000 साल पुरानी घटना को लेकर आप पेशेंस को वो कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, हिंदुत्व को जागृत कर रहे हैं। तो क्या उसको हम डिस्ट्रैक्शन माने या ये माने कि देश को तैयार किया जा रहा है संकट से निपटने के लिए? तो हम आज की जो बातचीत है उसको समअप करना चाहते हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो रहस्यमय तो है, वो जैसे खुद रहस्यमय है, एक व्यक्तित्व है, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, सही समय पर प्रहार करते हैं, पर इस मामले में राष्ट्र के जो हित हैं वो काफी ऐसा लग रहा है कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और मोदी जी का धैर्य चाहे जितना लंबा हो, वो जो अमेरिका में लोग रह रहे 30, 40, 50 लाख भारतीय मूल के, वो भारत में जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं वो, और जो अमेरिका से व्यापार करते हैं वो, क्योंकि आपका कोई जो 100-150 बिलियन का व्यापार होता है वो घट के 70-75 बिलियन पे आ गया है एक्सपोर्ट। वो तमाम लोग परेशान हैं या सोच रहे हैं क्या हो रहा है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल हैं ये जो है। तो वो 500% भी लगा सकते हैं और 1500% भी लगा सकते हैं, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सही है। वो अपने अपने लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वाभिमान, खुद के स्वाभिमान के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं, अहंकार के लिए। पर वो देश को थोड़ा कॉन्फिडेंस में तो लें, ये विपक्ष को लें, मीडिया को लें, कब लेंगे? क्योंकि हो सकता है वो कोई बड़ी गलती कर रहे हो इस बार और वो देश के लिए भारी पड़ सकती हो। तो आज की बातचीत इसी नोट पर, आपका कोई सवाल हो तो जरूर हम बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.